नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 25 जून 2024। डिस्कस करेंगे आज का करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर सभी एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है, नए फॉर्मेट में बनाया गया है। तो आइए डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भारत के साथ साझेदारी चाहता है? एस्टोनिया है, लाटविया है, रूस है, कनाडा है। तो इसमें विकल्प कौन सा होगा? विकल्प है ए, एस्टोनिया। एस्टोनिया। तो इसका लोकेशन देख लेते हैं, इसके बारे में और भी कुछ जो जुड़ी फैक्ट है उसके बारे में देखते हैं। जो एस्टोनिया है, सबसे पहले तो यह एक बाल्टिक देश है। यह एक बाल्टिक देश है। दो और भी बाल्टिक देश है जिसका नाम है लाटविया और एक है लिथुआनिया। लिथुआनिया और लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, तीन एक बाल्टिक कंट्री है। एस्टोनिया के अगर ऊपर देखा जाए नॉर्थ में, तो इसके जो फिनलैंड की खाड़ी है। अगर इसके पश्चिम में देखा जाए तो इसके पश्चिम में क्या स्थित है? पश्चिम में जो बाल्टिक सी है ये इसके पश्चिम में लोकेट करता है। इसके पूर्वी साइड में लेक पेइपस है। पेइपस लेक यानी कि जो पेइपस झील है इसके पूर्व में स्थित है। अगर इसके दक्षिण में बात किया जाए तो दक्षिण में इसकी दो रिवर है। एस्टोनिया की महत्वपूर्ण दो रिवर्स है। एक का नाम है इमाजोगी रिवर और दूसरी है परनू रिवर्स। दो महत्वपूर्ण एस्टोनिया के रिवर्स है। इसके जो सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम है मूनामागी। यहाँ पर देखिए मूनामागी एस्टोनिया का सर्वोच्च शिखर है। तो ये था एस्टोनिया के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो ये अभी रक्षा सौदा किया गया है, किसके बीच में किया गया है? भारत और एस्टोनिया के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। हाल ही में भारत किस देश से 12 प्रयुक्त मिराज 2000 लड़ाकू विमानों की खरीद पर चर्चा कर रहा है? रूस से, कतर से, इजराइल से, फ्रांस से। तो आपका विकल्प होगा बी, कतर से। आइए कुछ फैक्ट इसके बारे में देखते हैं कि इस मिराज के बारे में क्या फैक्ट दिया है। पहले जो मिराज 2000 है इसके बारे में जानेंगे। यह चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। यह बहुउद्देशीय है, मतलब कि कई कार्य के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे मूलतः फ्रांसीसी कंपनी यानी फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है डेसाल्ट एविएशन, ये फैक्ट याद रखिएगा, इसके द्वारा ही इसका डिजाइन किया गया है। भारत ने अपने विभिन्न बैचों में लगभग 51 यानी कि 51 मिराज 2000 खरीद चुका है, जिसे ग्वालियर वायुसेना के स्टेशन पर 3 स्क्वाड्रन स्थापित हो चुके हैं। इसमें बहुमुखी प्रतिभा है, जैसे कि यह हवा से हवा में भी लड़ाई कर सकती है, जमीन से भी हमला कर सकती है, टोही विमान मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाके ये आसानी से हमला कर सकती है और परमाणु हमले को भी अंजाम दे सकती है। इसका सटीक इस्तेमाल किया गया था कारगिल युद्ध में। कारगिल युद्ध के समय जो लेजर निर्देशित बॉम्ब थे उसको उच्च ऊंचाई वाले स्थान पर दुश्मन का जो शिविर था उसको सफलतापूर्वक डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। वहीं 2019 में जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मिराज 2000 जो लड़ाकू विमान से। इसका जो एडवांस फीचर चल रहा है अभी, इसका उद्देश्य है कि क्षमताओं को और भी बढ़ाना, 2035 तक इसे और भी प्रासंगिक बनाए रखना। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु अध्ययन ने किस धातु के आइसोटोप को विखंडन पर एक प्रमुख अपडेट प्रदान किया है? यूरेनियम, रेडियम, प्लूटोनियम, प्लैटिनम। तो ये धातु है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम हाल ही में परमाणु का अध्ययन हुआ है, इससे पता चला है कि आइसोटोप मतलब समस्थानिक, जो प्लूटोनियम का समस्थानिक आइसोटोप है इसका जो विखंडन है इस पर क्या प्रदान किया गया है? अपडेट प्रदान किया गया है। ये अपडेट है क्या, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे, डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले प्लूटोनियम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यह चांदी ग्रे कलर का रेडियोधर्मी धातु है। हवा के संपर्क में आते ही, जैसे ही ये जो प्लूटोनियम होता है हवा एयर के संपर्क में आता है, यह पीले रंग का हो जाता है, यानी कि यह पीले कलर्स का हो जाता है। इसके 5 समस्थानिक है। समस्थानिक मतलब आइसोटोप। समस्थानिक कहते किसको है? जैसे एक हाइड्रोजन के माध्यम से समझते हैं, H1 1H1 और फिर उसके बाद 1H2, मतलब कि कोई भी जो परमाणु हो गया उसका क्रमांक तो सेम रहेगा लेकिन जो उसका परमाणु द्रव्यमान है वो डिफरेंट होगा, वो बदलता जाएगा, तो उसे समस्थानिक यानी आइसोटोप कहते हैं। तो यहाँ पे इसके 5 समस्थानिक है। प्लूटोनियम 238, प्लूटोनियम 239, प्लूटोनियम 240, प्लूटोनियम 241 और प्लूटोनियम 242। इसमें करते क्या है? प्लूटोनियम के सभी सामान्य जो समस्थानिक है ये विखंडनी है। विखंडनी का मतलब होता है कि अगर किसी भी प्लूटोनियम के जो समस्थानिक है इस पर न्यूट्रॉन से इस पर बम्बार्ड किया जाता है, इससे न्यूट्रॉन से बम्बारी किया जाता है तो इसका विखंडन हो जाता है। इसी को नाभिकीय विखंडन की क्रिया ही करते हैं। इसी को नाभिकीय विखंडन की क्रिया कहते हैं। इससे होता क्या है? इससे बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के कार्य में किया जाता है।
इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है, जैसे कि ये जो विखंडनी पदार्थ है इसका इस्तेमाल जो हथियार है, परमाणु हथियार है, उसमें प्रयुक्त होने वाला जो प्राथमिक यानी कि जो प्राथमिक ईंधन होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जो स्पेस मिशन है, जो अंतरिक्ष मिशन है, उसमें जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जो दीर्घकालिक के लिए ऊष्मा प्रदान कर सकता है प्लूटोनियम, वहां भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जो प्लूटोनियम 240 है, इसकी खासियत है जो प्लूटोनियम 240 है, यह स्वतः विखंडित होने वाला पदार्थ होता है, यानी कि इसमें से जो अल्फा कण है, ध्यान रखिएगा, इसमें से जो प्लूटोनियम 240 है, इसमें से अल्फा कण रिलीज होते हैं, यानी कि अल्फा कण इसमें से निकलते रहते हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल हर जगह नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें से जो संदूषण निकलते हैं जो वातावरण को प्रदूषित करते हैं। ये था प्लूटोनियम के बारे में। और एक फैक्ट और है, भारत में प्रगति को लेकर दिया है। 2024 में भारत में जो कलपक्कम है, कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है रसिया की मदद से, जिसमें प्रोटोटाइप फास्ट ब्रिडर रिएक्टर्स लगा दिया गया है, जो अपने दूसरे चरण की शुरुआत में आ चुका है। पहला चरण इसका स्टार्ट हो चुका है। पहले चरण में यूरेनियम का समस्थानिक का इस्तेमाल किया गया है, जो हैवी वाटर्स यानी भारी जल का इस्तेमाल करके जो रिएक्टर्स है, उसके रिएक्टर्स के रूप में जो ईंधन है उसमें इस्तेमाल इसका किया जाता था। ये था प्लूटोनियम के बारे में। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संसद के किसी भी सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले संविधान की तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ लेगा। अनुच्छेद 21 में यानी आर्टिकल 21 में कहा गया है, आर्टिकल 99 में, आर्टिकल 100, आर्टिकल 200 में। तो विकल्प हो जाएगा आपका बी, यानी कि आर्टिकल अनुच्छेद 99 में कहा गया है कि कोई भी संसद का सदस्य किसी भी सदन का हो, वो अपना स्थान ग्रहण करने से पहले संविधान की तीसरी अनुसूची, ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा कि जो सदस्य होते हैं संसद के किस अनुसूची के तहत अपना शपथ ग्रहण करते हैं, तो तीसरी अनुसूची के तहत शपथ ग्रहण करते हैं। एक इसमें मेंशन किया गया है, अनुच्छेद 99 में मेंशन किया गया है। कुछ और भी इसके बारे में फैक्ट दिया है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि 99 में कहा गया है कि संसद के किसी भी सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले संविधान की तीसरी अनुसूची के अनुसार ही शपथ लेगा। शपथ या प्रतिज्ञान लेने के लिए अंग्रेजी में या तो शपथ ले सकता है, या तो संविधान में जो निर्दिष्ट 22 भाषा है इसमें से किसी भी भाषा में संविधान शपथ लिया जा सकता है। शपथ लेकर सांसद संविधान की रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर करते हैं। जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनकी निष्ठा, ईमानदारी और जवाबदेही के साथ राष्ट्र और उसके लोगों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्धता होती है। प्रतिबद्धता के लिए अपनी वो गंभीर पुष्टि करते हैं। यदि कोई सांसद निर्धारित समय के भीतर शपथ या प्रतिज्ञान लेने में विफल रहता है तो उसकी सीट रिक्त हो जाती है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक और फैक्ट है, संविधान के अनुच्छेद 104 के तहत यदि कोई व्यक्ति शपथ लिए बिना सदन की कार्यवाही में भाग लेता है या मतदान करता है तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा, उस पर 500 रुपए का आर्थिक जुर्माना लगा दिया जाएगा। कब? अगर कोई व्यक्ति शपथ लिए बिना ही सदन की कार्यवाही में भाग लेता है, मतदान करता है, तो अनुच्छेद 104 के अनुसार से। एक फैक्ट और है, क्या जेल में बंद सांसद शपथ ले सकता है? इसमें प्रावधान दिया है, संविधान में यह प्रावधान है कि यदि कोई सांसद 60 दिनों के अंदर 60 दिनों तक संसद में उपस्थित नहीं रहता है तो उसकी सीट रिक्त घोषित कर दी जाती है। 60 दिनों तक उपस्थित नहीं रहता है तो इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर जेल में बंद है, 60 दिनों तक वह जेल में बंदी है, जमानत पर नहीं छूटता है, तो उसकी सीट रिक्त हो जा सकती है। मतलब कि उसे प्रावधान है कि वो शपथ ले सकता है, जेल में बंद है तो भी अगर वो छूटा है तो जमानत पर वो शपथ ले सकता है आसानी से। तो ये था उसके बारे में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में किस देश की सरकार ने भारत के साथ एक रसद समझौते मसौदे को मंजूरी दे दी है? सिंगापुर की सरकार ने, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने, रूस की सरकार ने, ताइवान की सरकार ने। तो विकल्प हो जाएगा सी, रूस की सरकार ने। तो आइए समझते हैं कुछ और भी इसके बारे में फैक्ट। यह दोनों देशों का जो सशस्त्र बल है उनके बीच में जो परिचालनात्मक जो ऑपरेशनल सहभागिता है उसको बढ़ाने की दिशा में ये कदम उठाया गया है। समझौते का उद्देश्य क्या है? जैसे भी कोई भी देश कोई भी मानवीय मिशन पर है या शांति मिशन पर है या कोई आपदा राहत का कार्य कर रहा है, तो एक देश किसी दूसरे देश का जो सैन्य अड्डा है
या फिर जो भी बंदरगाह है उसका इस्तेमाल कर सकता है, किसके लिए? ईंधन भरने के लिए और फिर रेस्ट करने के लिए, सामान पहुंचाने के लिए उसका इस्तेमाल आसानी से कर सकता है। जिस देश के बीच में ये समझौता हुआ है, ये समझौता 5 साल के लिए रहेगा। 5 साल के बाद इसे स्वतः ही नवीकरण कर दिया जाएगा या स्वतः ही नवीकरण हो जाता है। 2021 में दोनों देशों ने 2030 तक विस्तारित सैन्य तकनीकी सहयोग पर एक व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे। कौन? इंडिया और रूस और इंडिया। भारत की और भी सामरिक पहुंच है। सामरिक मतलब होता है कि सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। भारत के संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ इसी प्रकार के लॉजिस्टिक समझौते हैं। मतलब ऑपरेशनल कार्य के लिए एक दूसरे का सैन्य अड्डा एक दूसरे देश के सैनिक इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा किसे उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शहीद भगत सिंह। तो इसमें विकल्प आपका सही हो जाएगा बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यह एक महान देशभक्त, शिक्षाविद, सांसद थे, राजनेता थे, मानवतावादी और सबसे बढ़कर राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रचारक थे। 1934 में, ध्यान रखिएगा, 1934 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बन गए थे। ध्यान रखिएगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति कौन बने थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिससे उन्हें अपने लोगों की शिक्षा के संबंध में अपने उद्देश्यों और आदर्शों को व्यवहार में लाने का अवसर भी मिला था। वह भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। ध्यान रखिएगा, भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। भारतीय जनसंघ से ही निकली थी, बीजेपी निकली है और बीजेएस, दो पार्टियां भारतीय जनसंघ से ही निकली है। उन्होंने 1946 के चुनाव में कांग्रेस का समर्थन किया था। 1946 के चुनाव में कांग्रेस का समर्थन किया था, क्योंकि सरदार पटेल ने उन्हें आश्वासन दिया था कि कांग्रेस कभी भी विभाजन को स्वीकार नहीं करेगी। वह बंगाल प्रांत के वित्त मंत्री बने और बाद में अखिल भारतीय हिंदू महासभा, महाबोधि सोसाइटी और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुने गए। वह संविधान सभा के सदस्य भी थे। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं संविधान सभा के सदस्य भी थे। आगे है, हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा भारत के किस बंदरगाह को भारत का पहला मेगा बंदरगाह बनाने को मंजूरी दे दी गई है, जो देश के समुद्री आधारित व्यापार को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा? बधावन बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट है, कोची पोर्ट है। इसका विकल्प हो जाएगा ए, बधावन पोर्ट। ये बधावन पोर्ट है कहाँ? महाराष्ट्र का जो पालघर डिस्ट्रिक्ट है, पालघर डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट में इसे बनाया जा रहा है बधावन पोर्ट को। तो ये हो गया लोकेशन। इसके बारे में कुछ थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं बधावन पोर्ट के बारे में। इसका निर्माण जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण और महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड द्वारा गठित एक स्पेशल पर्पज व्हीकल, एक जो स्पेशल पर्पज व्हीकल होता है, यह एक सहायक कंपनी होता है या एंटिटी होता है, इसके माध्यम से किया जा रहा है। इसे पालघर जिले में बनाया जा रहा है। यह हर मौसम में कार्य करने वाला ग्रीन फील्ड डीप ड्रॉप्ड प्रमुख बंदरगाह होगा। ये ग्रीन फील्ड क्या होता है? ग्रीन फील्ड का मतलब कि पहले जमीन को हायर करते हैं, मतलब स्टार्ट से बनाना शुरू करते हैं। शुरू से जमीन लेंगे, फिर उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, उसको बनाएंगे। ये बना हुआ बंदरगाह नहीं है, शुरू से इसको स्टार्ट करेंगे। भारत में कुछ और भी प्रमुख बंदरगाह हैं जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछ देता है पीसीएस और अन्य एग्जामों में, वनडे एग्जामों में भी पूछ सकता है। तो इसके बारे में जानेंगे। दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट है, ये कांडला है बंदरगाह, जिसे कांडला बंदरगाह के नाम से जानते हैं। मुद्रा बंदरगाह, पोरबंदर बंदरगाह और इसके बाद वारावल बंदरगाह, भावनगर बंदरगाह, भरूच और सूरत, ये सब गुजरात के बंदरगाह हैं। जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट, नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, फिर ये है महाराष्ट्र के अंतर्गत बंदरगाह पणजी, और उसके बाद यहाँ पर देखिए रत्नागिरी भी महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। पणजी, मोर्मुगो, ये दो बंदरगाह गोवा के बंदरगाह है। बेंगलुरु कर्नाटक का बंदरगाह है। कोची और अल्पुजा ये केरल का बंदरगाह है। यहाँ पर थुथुकुडी, नागापट्टिनम और चेन्नई, ये तीन जो बंदरगाह है ये तमिलनाडु के अंतर्गत आते हैं। एन्नोर, कथुपुली, फिर कृष्णापट्टिनम, मछलीपट्टिनम और काकीनाडा, विशाखापट्टनम, ये सब बंदरगाह आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। पारादीप, ये बंदरगाह उड़ीसा के अंतर्गत आता है। हल्दिया बंदरगाह कलकत्ता यानी कि वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आता था। ये था न्यूज आज के बारे में। थैंक यू।